बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज आवाम से अपील किया है कि घरों में रहे और उनके अल्फाज ये हैं कि आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि जिस कदर मुमकिन हो सके ख़ुद को घरों तक महदूद रखें। जितना लोग ख़ुद को नज़्म ज़ब्त से आरास्ता करेंगे इतना ही हमारे लिए वबा कोविड-19 से निपटना आसान होगा और बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन हो पाएगी। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज आवाम से अपील किया कि घरों में रहें, तो इससे पहले वो ये भी बता चुके हैं कि आने वाले दिन जो हैं उनमें इस वबा से नुकसानात बढ़ भी सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो अमवात की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसका तकाज़ा ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमने देखा है कि शुरू के दिनों में सिंध हुकूमत की पॉलिसी जो थी वो कुछ और थी, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी कुछ और थी, बाद में फिर काफ़ी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हो गई है। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि इस सूरत हाल में पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। अब क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं तो पार्लियामेंट का इजलास कैसे बुलाया जाए, तो क्या ऑनलाइन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। और इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हमें काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिकवा शिकायत से भरपूर, जिसमें कहा जा रहा था कि हुकूमत अपोजिशन को विक्टिमाइज़ कर रही है। तो सूरत हाल की जो नज़ाकत है उसका कोई एहसास कहीं पे हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, कायदे ऐवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जनाब एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कराची में मौजूद हैं जनाब मुर्ज़ा वहाब साहब वज़ीर आला सिंध के मशीर हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा शिबली फराज साहब कि आज जो शाहिद खकान अब्बासी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े शिकवे शिकायत थे उसमें। आपको ऐसा नहीं लगता कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं इससे इस वक्त पाकिस्तान में जो एक हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर शाहिद खाकान साहब ने हमारे बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया है तो ये कोई नई बात नहीं है। और एंड आई थिंक कि बीइंग द अपोजिशन लीडर वो ये समझते हैं कि अगर क्रिटिसाइज़ ना किया जाए तो ज़ाहिर है कि फिर अपोजिशन का रोल अदा नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि नैब का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में कि नैब की तो जो जवाब है तो नैब वाले ही दें कि क्यों उन्होंने ये सिलसिला किया है या नहीं किया, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ ज़ाहिर है कि अगर मैं ये कहूँ ना कह सकता हूँ कि नैब हमारी ही माँ पे चल रही है तो वो तो फिर बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि नैब को अपनी टाइमिंग और अपनी जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ प्रेफरेंसेस है तो उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि गवर्नमेंट का नहीं बनता और ना बनना चाहिए कि वो इस और ना कर रही है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जो भी नैब की अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ होंगी और जिस तरह से वो उनका तरीक़ाकार है या बन रहा है तो उसके मुताबिक की होगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे हमारा कोई लेना देना है। जी एहसन इकबाल साहब, आज जो शाहिद खकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी शिकवे शिकायत से भरपूर थी। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में कोविड-19 का कोई ख़तरा नहीं है। नहीं, उनका ये मकसद नहीं था। उन्होंने बल्कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन बात की वो यही थी कि हुकूमत कोविड-19 के मुकाबले के लिए किसी किस्म की सोच या मरबूत हिकमत अमली से आ रही नज़र आती है। और उन्होंने जिस चीज़ को उजागर किया, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुना, उसमें एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म ये फरमा रहे थे कि मई के महीने में ख़ास तौर पे 15-20 मई तक पीक करने का ख़दशा है और आने वाले चंद हफ़्तों में अमवात ज़्यादा हो सकती हैं और कोरोना की जो वबा है ये बहुत फैल सकती है पाकिस्तान में। साथ ही साथ वो ओपनिंग अप के इक़दामात बता रहे थे कि हम ईज़ आउट कर रहे हैं लॉकआउट को। तो ये एक इतना बड़ा तज़ाद है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अगले चंद हफ़्तों के अंदर बीमारी फैलेगी, संगीन हो सकती है, तो फिर आपको लॉकडाउन को मज़ीद मौसर करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉकडाउन को गैर मौसर करने की बात कर रहे हैं और साथ में इस बीमारी के फैलने की बात कर रहे हैं तो ये एक इतना बड़ा तज़ाद है कि इसको आप समझ नहीं सकते। तो उन्होंने आज यही कहा है कि अगर हुकूमत के अदाद शुमार ये कहते हैं या हुकूमत की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस बीमारी ने बढ़ना है तो फिर लॉकडाउन को गैर मौसर करना बहुत मोहलिक हो सकता है। इसके साथ उन्होंने ये ज़रूर मसला उठाया है कि जहाँ एक तरफ हमको सबको मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करना है, ये एक बहुत बड़ी आफत है जो इस वक्त हम ही नहीं पूरी दुनिया का सामना कर रही है। आप देखिए
कि हर जगह बात यही हो रही है कि सब लोग इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करें। हमारे मुल्क में जो एजेंडा है वो देखें, इस वक्त मुझे नहीं लगता हामिद साहब के हमारे पास कोई हुकूमत है। यूं लगता है कि यहाँ पे ऑपोजिशन की ऑपोजिशन बैठी है ट्रेजरी बेंचेस में, यानी कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ ऑपोजिशन की ऑपोजिशन कर रही है, हुक्मरानी नहीं कर रही। काश के ये हुकूमत करें, काश के ये अपने जिम्मेदारियां अदा करें, और इनकी बुनियादी जिम्मेदारी इस वक्त ये थी कि ये सबको इकट्ठा करते, तमाम वसाइल, चाहे वो इंसानी हैं, चाहे वो तजुर्बे के हैं, चाहे वो जिस नौइयत के हैं, कहते हैं कि जी हमारी आपकी जंग फिलहाल सीज फायर, इस बीमारी से निपट लें, उसके बाद आप सबको हम जेलों में डाल देंगे। अच्छा, ये बात थी ना। तो ऐसा नहीं हुआ। मुर्जा वहाब साहब, जो आज वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट के जरिए आवाम से अपील किया कि आप घरों में रहें, तो इसको आप अप्रिशिएट करते हैं या इस पर भी आपका कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, खान साहब ने जो आज सुबह स्टेटमेंट दिया है ट्विटर के ज़रिए, ये वो बात है जो कि हम पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से सिंध हुकूमत इस बारे में बात कर रही है, और बार बार जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारी मीटिंग होती है या असद उमर साहब जिस मीटिंग को चेयर करते हैं, उसमें वज़ीर आला सिंध इसी बात पर ज़ोर देते हैं। मैं एहसन इकबाल साहब ने जो बात की, इसको एंडोर्स करना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो बयानात है उसमें तज़ाद नज़र आता है। वो एक तरफ आवाम को कह रहे हैं कि आप घर में बैठे हैं, लेकिन कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल दो। एक तरफ वो कहते हैं कि जी आइसोलेशन करना ज़रूरी है। शिबली फराज साहब, अब इसमें पॉलिसी एक होनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले हमारे प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, उन्होंने एक बात की थी, ज़रा सुने क्या कही थी। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है? अभी लीक हुई, अभी रिपोर्ट पर अभी पेश तो नहीं हुई, 25 तारीख को आनी है रिपोर्ट। अच्छा, लीक हुई है? अभी तो लीक हुई है। किसने लीक की है? वो तो की होगी किसी ने। ये वो रिपोर्ट थी जो कि शुगर स्कैंडल की जो इंक्वायरी वाली रिपोर्ट है, तो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे ये लीक हुई है, लेकिन इसके 2 दिन के बाद उस्मान डार साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी सुने। इन्होंने बहुत उंगलियां उठाई हैं जी, ये लीक हो गई है रिपोर्ट, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा, आपके प्रोग्राम में हुई थी। एक तो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा। देखिए उनके मुंह से निकल गया रिपोर्ट लीक, उस पर नहीं आएंगे। मैं विटनेस हूं, मैं उनके साथ था, चूंकि मैं उस दिन लाहौर गया था उनके साथ गवर्नर हाउस, मैंने खुद अपने कानों से सुना, तब तक ये मीडिया पे नहीं आया था। उन्होंने पूछा जहाज में कि क्या वो रिपोर्ट आपने मीडिया को रिलीज कर दिया। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, मैं विटनेस हूँ उस बात। चले, अब ये उस्मान डार साहब ने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के एक बात कह दी कि रिपोर्ट लीक नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर इसको रिलीज़ किया गया और ये हुक्म उस्मान डार साहब के सामने दिया गया। लेकिन शेख रशीद साहब जो बहुत सीनियर वजीर हैं, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। IPP की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, शुगर्स की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, कर्जा लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये अब हुकूमत का इम्तहान है। इमरान खान का बयानिया ये था कि इनको नहीं छोड़ूंगा, अगर ये हुकूमत इनको छोड़ेगी तो इसका इमेज खराब होगा, इसको ताने सुनने पड़ेंगे। अब शिबली साहब, काबीना के अरकान एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, और यही सूरत-ए-हाल जो है वो एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, यही बात मुर्जा वहाब साहब भी कह रहे हैं। अब पता नहीं जी, वो जो आप पहले बात कर रहे थे, इसका पहले जवाब दूं या वो जो मुर्तज़ा वहाब आप साहब दोनों का दे दें, दोनों का मैं दे जी दें। देखें, ये बड़ा कोविड के सिलसिले में मैं अहम समझता हूँ कि जो एहसन इकबाल साहब ने कहा और मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इससे तासुर यही मिलता है जो कि ये पिछले अरसे से कह रहे हैं। अब देखें, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल कामयाब उस दिन जिस दिन से शुरू हुई थी और आज दिन तक सुपर कामयाब है। उसकी वजह क्या है? देखें, ये एक ऐसी वबा है जिसमें कि आपने देखा कि आप और ख़ुद ही आज ये इनकी जो सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है? अज़रा पेचो। उन्होंने, मैं उस कमेटी में आज था, उनको मैंने खुद सुना कि वो कह रहे थे कि ये एक लॉन्ग हॉल है, मीनिंग देयर बाय कि ये एक लंबा सिलसिला चलेगा। आप मुझे ये बताएं, जो सिंध के जो ताजिर हैं, सिंध के जो बिजनेसमैन हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं ज़बरदस्त जोर लगाया हुआ कि जी इसको लॉकडाउन को ख़त्म किए, हम तो तबाह हो गए हैं। अब बात ये है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन करें, दूसरी तरफ वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को नहीं संभाल सके, ठीक है, मस्जिदों में वो संभाल नहीं सके लोगों को। अब ये कहना कि जी हमारी जो पॉलिसी है वो एक किस्म की लिबरल, यस है, लिबरल है, इसलिए कि हमने ये भी देखना है कि हम इस मुल्क को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका में आप देखें मुजाहरे हो रहे हैं,
आप और मुल्कों में देखें, पाकिस्तान में देखें, बिजनेसमैन बाहर निकल आए, उन्होंने कहा कि जी हमने हर सूरत में वो करने, वरना हम वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इससे बहुत एक सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, क्योंकि तनख्वाहें देनी है लोगों को, आप एक तरफ आपने सिक्योरिटी देनी है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप उनको भी वो करना है, मुल्क को भी चलाना है। देखिए एक बात मैं आपसे कहूँ, लास्ट ऑन कमेंट ऑन दिस हामिद, ये बीमारी जो है, इसको जो है ना, ये एक, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबी चलेगी। हमने क्या करना है, हमने इसके लिए, और ये आज भी यही बात हुई कि ये दुनिया में ये भी बात हो रही है कि ये एक लिवेबल वायरस है, मतलब है इसके साथ हम जी सकते हैं। ये लंबी चलेगी, साल चलती है, 15 महीने चलती है, 1 साल चलती है। हमें अपने आप को अडेप्ट करना होगा इस पूरी जो सूरत हाल है। एक तो ये है कि हम बिल्कुल ट्रेंचेस में घुस जाएं और बंद कर दें, मास्क पहन के हम बैठ जाएं। दूसरा ये है कि हम इस तरह निज़ाम ज़िंदगी चलेगा नहीं। हमने ये भी देखना है कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस को बरकरार रखते हुए किस तरह से हम एक SOPs बनाते हैं, जिसमें कि अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, कारोबार हो, लिमिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन तरीके से हो, ये मकसद था। और साथ ही में इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। अब जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, अगर हम देखें कि जब ये लिबरलाइजेशन हुई है, इसके बाद अगर अगले हफ्ते में अगर हमारे केसेस एक स्पाइक कर जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें उसके लिए, ये तो एक फ्लोइंग सिचुएशन है जिसमें अकॉर्डिंगली उस वक्त के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हमने अपनी पॉलिसी को कैलिब्रेट करना है। अच्छा, हमारी मुर्जा बाब साहब, आप जरा इसका जवाब दे देंगे। जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि आपसे भी तो सिंध में ना आपने ताजर संभाले जा रहे हैं, ना आपसे उलमा कराम संभाले जा रहे हैं, तो हर जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। मीर साहब देखें, लीडरशिप का काम ही यही होता है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको साथ लेकर चले। और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके अंदर नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि आपस में लड़ाई ना हो, हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ें। अब जो शिबली साहब ने बात की उलमाए कराम के हवाले से, मैं समझता हूँ जितना ऐसा अंदाज से उलमाए कराम के साथ डीलिंग जो है वो सूबा सिंध के अंदर की गई है, किसी और सूबे में नहीं की गई, बल्कि बाकी सूबों ने हमको फॉलो किया। उस टाइम पर जब वफाकी हुकूमत ने गिव अप कर दिया था लास्ट फ्राइडे को, बिकॉज वजीर आजम की जानिब से कोई फैसला नहीं आया था लॉकडाउन लिफ्ट करने के बाद। वजीर आला सिंध की तमाम उलमाए कराम से मशावरत हुई जुमेरात की रात को। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम ने हमारी बात सुनी, और बात सुनने के बाद उन्होंने फ्राइडे को हमें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। और आपने देखा कि फ्राइडे को बहुत ही अफाम तफहीम के साथ 12 से 3 तक वो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराया गया। सिमिलरली ताजिर जो थे, ताजिरों को प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, या जो सनतकार थे उनको प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? ये जितने भी सनतकार थे, ये ताजिर थे, इनको प्रॉब्लम ये हुई कि वजीर आज़म बार बार ये कंफ्यूजिंग मैसेजेस दे रहे थे, या फेडरल गवर्नमेंट ये मैसेजेस दे रही थी कि आपको घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो कंफ्यूजिंग नैरेटिव है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन बाहर क्या है, वज़ीर आला सिंध ने अपनी भरपूर कोशिश की कि लॉकडाउन को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, इसको मज़ीद मौसर बनाया जाए, बट फॉर द सेक ऑफ नेशनल कंसेंसस एंड नेशनल हार्मनी वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म की बात को सुना और SOPs के साथ सनतों को चलने की इजाज़त दी। और आज भी आपने देखा कि हमने जो सनतें चली उनके ऊपर SOPs को इन्फोर्स कराया, और जिस जिस सनत ने उस SOP को वायलेट किया उसको आज भी सिंध हुकूमत ने सील किया। तो हम कमिटेड हैं, जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ इन्फोर्स कराने की ज़रूरत है हम कर रही है। बट मैं अभी एक बार फिर इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि कौमी नैरेटिव यकसर होना चाहिए, हम सबको एक बात करनी चाहिए। जब तक हम कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव आवाम के सामने बयान करेंगे, आवाम कन्फ्यूजन का शिकार होगी और आवाम जो है वो घर पे नहीं बैठेगी। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब, यहाँ पर रोल एक उलमा कराम का भी बड़ा अहम है। तो अब दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब में जो है मसाजिद जो हैं वहाँ पे नमाज़ें अदा नहीं की जा रही, और इस दफ़ा नमाज तरावी भी अदा नहीं की जाएगी। खाना काबा, और अल्लाह का घर है, खाना काबा वहाँ पे भी नहीं है। इसी तरह मिस्र में भी हमने यही सूरत हाल देखी है, तुर्की में भी हमने यही सूरत हाल देखी है, इंडोनेशिया में भी हम यही सूरत हाल। पाकिस्तान में एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, दूसरी तरफ उलमा कराम भी एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। इस सूरत हाल में उलमा कराम का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए हामिद, आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम एक बहुत प्रैक्टिकल मज़हब है, और मेरी ये कैपेसिटी तो नहीं कि मैं कोई फतवा दे सकूं या कोई जुरिस्प्रूडेंस कर सकूं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसमें इज्तिहाद पे बहुत अहमियत दी गई है, और कहा गया है कि एक दौर के अंदर
इज्तिहाद ही इस दीन के लिए बहुत एक कारआमद चीज़ होगी, और ये वही है जो हर वक्त में इसको हालात के मुताबिक ढालेगा। अब जैसे गैर मामूली हालात हैं, और आपने बताया कि खाना काबा में, मस्जिद नबवी में नमाज बंद हो गई। अच्छा, अब कुछ लोग हो सकता है कि मसलक के इख्तलाफ की बात करें। अब तुर्की तो बिल्कुल हमारे मसलक के ऊपर है, तुर्की का जो मसलक है वो हमारे साथ मिलता हुआ है, वहाँ पे भी उन्होंने बंद कर दी है। तो उलमा को भी ज़रूर ये एहसास करना पड़ेगा कि अगर वाकई अगले महीने इस बीमारी के फैलाव का ख़तरा है, तो हम किसी तौर पे ऐसे इज्तमात को ना होने दें जिससे ये बीमारी बेकाबू हो सके या ज़्यादा हो सके। मैं एक थोड़ी सी और आपसे ये भी बात करूँगा कि आज के दौर में, जैसे एक ज़माने में आपको पता है लाउड स्पीकर आया था, तो बड़ी देर तक हम इनकार करते रहे। बहुत सारे उलमा ऐसे थे जो कहते थे कि लाउड स्पीकर के ऊपर नमाज ही नहीं होती, लेकिन फिर लाउड स्पीकर अब हर मस्जिद की ज़रूरत बन गया। इसी तरह आजकल जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर उलमा को ज़रूर सोचना चाहिए, क्या इसकी गुंजाइश है कि अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने मोहल्ले की मस्जिद की नमाज ले लें और घर में सफ़ बना के आप उसके साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ये रूटीन का वो इज्तिहाद नहीं है, ये गैर मामूली हालात में इस तरह के हमें कुछ सॉल्यूशंस तलाश करने की ज़रूरत है। जब आप खाना काबा जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ उसकी जो नमाज है उसके साथ लोग मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि सड़कों पे, गलियों में, हर जगह जमात करके पढ़ रहे होते हैं, होटल के कमरों में पढ़ रहे जी। तो इसलिए हमें ये ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि मज़हब अपनी किसी मजहबी अदायगी के लिए अपने मानने वालों की जानों को ख़तरे में डालने की तलकीन नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, आप इनसे एग्री करते हैं जी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो मज़हबी तबके का हमारा जो मज़हबी हमारे भाई हैं, उनसे हमारी यही दरख्वास्त हो सकती है, अपील हो सकती है कि वो अपना एक मुस्बत किरदार अदा करें। वो अपने जो मेंबर है उसमें जो भी 3-4 जो नमाजी, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है नमाज को अदा करने के लिए, वो बल्कि अपने स्पीकर्स पे ये अनाउंस करें कि एहतियात करनी चाहिए हमें इस वबा से। हमें एक मैसेज देना चाहिए, मस्जिद से एक मैसेज आना चाहिए कि इसमें लोग कोऑपरेट करें। और इस इशू पे आप और एहसन इकबाल साहब एक राय रखते हैं? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि आप साहब को भी इससे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें जी एक चीज़ मैं आपको ऐड करूंगा कि देखें, आपका रोल भी बनता है। हाँ। मीडिया का देखें, हम इतने इश्तिहारात देखते हैं टीवी में, बल्कि अक्सर टाइम को इश्तिहारात ही देखते हैं। आपका भी जी, मीडिया का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ना अवेयरनेस में मुसलसल आप अगर अवेयरनेस, बिकॉज आप देखें आपके जो प्रोग्राम है माशाल्लाह सारी पाकिस्तान में देखा जाता है, जो स्पेशली जो रूरल इलाके हैं हमारे, वहाँ पे ये इस चीज़ को बड़ा नॉन सीरियसली लिया जा रहा है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अवेयरनेस सिर्फ, क्योंकि हुकूमत देखें जी हर काम नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें हमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मजहबी हो चाहे मीडिया हो। मैं आपको ये कहूँ कि हमने हमारे यहाँ मज़हब के अंदर हमने टेक्नोलॉजी का हमेशा इनकार किया। मैंने आपको लाउड स्पीकर की एक मिसाल दी कि शुरू में लाउड स्पीकर आया तो उसे कहा गया जी शैतान का आला है, कोई अजान नहीं देगा, कोई नमाज नहीं पढ़ाएगा, फिर हर मस्जिद पे लग गई। रेडियो आया, रेडियो का इनकार किया गया कि ये शैतान का आला है। उसके बाद फिर रेडियो के ऊपर तमाम जो मजहबी हमारे स्कॉलर्स थे उनके दर्स आने शुरू हुए। टेलीविज़न आया, टेलीविज़न का हमने इनकार किया। उसके बाद टेलीविज़न हर किसी के घर में चला गया और टेलीविज़न के ज़रिए बड़े अच्छे अच्छे मजहबी प्रोग्राम होने शुरू हुए। फिर उसके बाद मुझे याद है VCR आया, तो VCR का इनकार किया गया। लेकिन फिर हर मजहबी स्कॉलर की मैंने खुद वीडियो टेप्स देखी, बाज़ारों में भी बिकती थी और वो बननी शुरू हुई। फिर सैटेलाइट आई, टेलीविज़न, केबल आया, उसका इनकार किया गया। उसके ऊपर अब सब आ गए। सोशल मीडिया आया, उसका इनकार किया गया। अब तमाम जो मजहबी स्कॉलर हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं। देखें, बजाय इसके कि हम रिएक्टिव होकर टेक्नोलॉजी के साथ करें, हमें प्रोएक्टिव होकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके ज़रिए सॉल्यूशंस तलाश करने चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें दीगर मामलात में भी एक पॉलिसी रखनी चाहिए। अब देखें ना, शिबली साहब और मुर्जा वहाब साहब दोनों से आपसे सवाल है। मसलन हमने लॉकडाउन को नरम किया है, हजामों की दुकानें खोल दी हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर बंद हैं। इसकी क्या वजह है शिबली साहब? नहीं जी, मेरा ख्याल में कि इस तरह तो हजामों का मुझे नहीं पता कि इनकी दुकान, बिकॉज आप देख रहे हैं बाल हमारे बड़े हो गए हैं, हमें तो नहीं मिल रहे। लेकिन आई थिंक कि यस, इसमें बराबरी होनी चाहिए कि ख़वातीन भी इस फैसिलिटी से महरूम ना हो। मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पर ज़रा बात कर लें हदीका क्यानी साहिबा से। हदीका, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सवाल उठाया है कि हजामों की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन जो ब्यूटी सैलून्स हैं और ब्यूटी पार्लर हैं वो नहीं खोले गए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक मजाक का एलिमेंट ना बनाया जाए। मतलब यानी कि एक उसके ऊपर ज़रूर एक बात आती है कि जैसे सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो है वो ब्यूटिफिकेशन और ये चीज़ें, हमें उन चीज़ों से बालातर होके सोचना है। हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान में एक फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। मैं टेंटेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको अपनी इंडस्ट्री के बता देती हूँ, सैलॉन इंडस्ट्री के, जिसमें पाकिस्तान में पंजाब को अगर आप देख लें तो तकरीबन लाहौर के अंदर ही 10,000 सैलॉन्स हैं, छोटे बड़े ABCD, और गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे सैलॉन्स भी हैं। तो पंजाब को अगर आप देखें, जिसमें बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, बूरेवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, शिमियोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, बेतहाशा, तो उसमें तकरीबन सैलॉन्स बनते हैं हमारे टेंटेटिव 25,000 सैलॉन। अच्छा जी। सिंध में आप इसको डबल कर दें, सिंध में बहुत सारे सैलॉन्स हैं, तकरीबन 40,000 सैलॉन्स आप वहां कर दें, अभी AP की और बलूचिस्तान की तरफ नहीं आए। अच्छा। तो टोटल अगर आप टेंटेटिव फैक्ट एंड फिगर निकाल के देख लीजिएगा, अपनी टीम को कहिएगा कि उसके ऊपर सर्वे करके देख लें, 1 लाख सैलॉन्स कम अज कम इस मुल्क में पाए जाते हैं, जिसमें अगर कम सैलॉन भी 10 एम्प्लॉइज हों, यानी कि बड़े सैलॉन्स के अंदर 50-50, 60-60 एम्प्लॉइज भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि एक छोटे सैलॉन में, एक आम सैलॉन में 10 एम्प्लॉइज भी हैं, तो यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए कि 10 लाख अगर सैलॉन्स हैं तो आपके एम्प्लॉइज कितने बनते हैं। और अगर आप उसके साथ जुड़े हुए इलाके डिपार्टमेंट्स देख लें तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग का हदीका कैनी साहबा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है आपके, लेकिन इस वक्त मैंने सवाल ये उठाया है कि अगर हजामों की दुकानें खोल दी गई हैं तो क्या आप समझती है कि आपके ब्यूटी सैलून्स भी खुलनी चाहिए? क्या ये वक्त है ऐसा कि ब्यूटी सैलून्स में जाके मेकअप के लिए रिस्क लिया जाए, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया जाए? मैं इसी सवाल का जवाब आपको देना चाह रही हूँ कि हजामों की दुकान को आप खोल रहे हैं तो सैलॉन की इंडस्ट्री को प्लीज आप छोटी इंडस्ट्री मत समझिए। उसमें वेंडर्स भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, लॉन्ड्री वाले भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कॉस्मेटिक कंपनीज वाले भी इन्वॉल्व हैं। वो एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर ये लॉकडाउन रिस्क से बचाता है सबको, यानी कि एक डेंजर पॉइंट से बचाता है, डैमेजिंग है, तो हमारे 80% सैलॉन इस वक्त जो है वो उसको ऑनर कर रहे हैं। हम कलेक्टिवली सारी सैलॉन ओनर्स जो हैं, लीडिंग सैलॉन ओनर्स, वो सब एक पेज के ऊपर हैं। हम लोग सैलॉन नहीं खोल रहे, लेकिन उसमें 20% ऐसे सैलॉन हैं जो शटर डाउन करके बाहर से ही क्लाइंट लेके गाड़ी बाहर से अपनी भगा देते हैं और अंदर शटर डाउन करके प्राइवेट अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। तो हमारे 80% सैलॉन्स का उसमें नुकसान हो रहा है। उसके अलावा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। आप खुद सोचें कि आप तकरीबन देख लें कि जो मैंने हिसाब लगा के बताया, 5 लाख से ज्यादा तो एम्प्लॉइज हैं पूरे मुल्क में, जिसमें तकरीबन 30% जो है वो मुस्लिम हैं, बाकी माइनॉरिटी है और वो गरीब घरों की बच्ची हैं। अच्छा, वो प्राइवेट घरों के अंदर भी जाके मजबूर हो गई हैं काम करने के लिए। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि प्लीज अगर आपने रिलीफ देना है हमें तो आप हमें रिलीफ दें, हम उन SOPs को फॉलो करेंगे। ठीक है, उन SOPs, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन SOPs को हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया हदीका कैनी साहबा। इस पे मुर्जा वहाब साहब, आप इसमें आप इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? हामिद मीर साहब, हमारे यहाँ सूबे सिंध के अंदर तो ना सैलॉन खुले हैं ना बार्बर शॉप्स खुली हैं। हमने आज भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल गुजारिश करना चाहूँगा, जब आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एग्जेम्प्ट करते हैं तो नेचुरली दूसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहता है कि ये प्रिविलेज हमें क्यों नहीं हासिल है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को, वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि लोग बाद में इसी बात पर प्रोटेस्ट करेंगे कि वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। अगर रिलैक्सेशन एक सनत के लिए है तो फिर दूसरे भी कहेंगे, बिकॉज हर जगह मैं समझता हूँ सनत हो, सैलून हो, जो भी चीज़ हो, वहाँ पे पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है, लोग आते जाते हैं। तो अगर एक सनत के लिए है तो नेचुरली दूसरी सनत वाला आपसे यही रियायत मांगेगा फिर। ठीक है, इस पर एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद शिबली फराज साहब से पूछते हैं कि एक पॉलिसी जो है वो बनाना क्या बहुत मुश्किल है या मुमकिन है? क्या इत्तेफाक राय हो सकता है? वक्फे के बाद दोबारा बात करते हैं।